Hello everyone. In this video lecture, we will discuss the current affairs of Wazirandam Rabi of 14th of December 2025. इसके अंदर हमारी सबसे पहले न्यूज है वो है रामसर साइट्स की। रामसर साइट क्या होती है, ये इंडिया के अंदर कितनी है? तो सबसे पहले रामसर साइट किस चीज की है? हम लोग ने एक कन्वेंशन थी, रामसर कन्वेंशन, दैट वाज साइंड इन 1971 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975। इंडिया ने क्या किया था, इसको ज्वाइन किया था 1981 में। ये रामसर जो कन्वेंशन है, ये क्या करती है, जो वर्ल्ड के वेटलैंड्स का कंजर्वेशन करती है। मतलब उनको डेजिग्नेट करती है एज ए वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इसके साथ में एसोसिएटेड दो तीन चीज भी है। ये जो एक्चुअली 1971 की रामसर कन्वेंशन साइन हुई थी, ये हुई थी 2 फरवरी को। सो दिस डे 2 फरवरी इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। रामसर कन्वेंशन से एसोसिएटेड दो तीन चीजें और हैं, जो है हमारा मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड क्या है कि कोई भी साइट जो रामसर कन्वेंशन के अंदर है, उसके अंदर इकोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं और कुछ एंडेंजर हो गई है वो साइट, तो इसको इसके अंदर ऐड करते हैं। तो इसके अंदर हमारे यहाँ से अभी दो साइट हैं, केवला देव और केवला देव, और दूसरा है आपका लोकटक लेक। केवला देव नेशनल पार्क, लोकटक लेक, ये हमारी मणिपुर में है और ये हमारी राजस्थान में है। मतलब दोनों एक्सट्रीम देखोगे ना, बिल्कुल इंडिया का मैप बिल्कुल जो आपका वेस्ट साइड है उसमें राजस्थान में है आपकी केवला देव, और बिल्कुल ईस्ट साइड में मणिपुर में लोकटक लेक है। इसके अलावा इसके अंदर चिलिका लेक को भी ऐड किया गया था, बट इट वाज लेटर रिमूव्ड इन 2002, क्योंकि इनके कंजर्वेशन के एफर्ट लिए थे। और दो 2002 में जो चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी जो थी, उसको वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड भी मिला था। तो ये अभी इसके अंदर नहीं है। नाउ करेंटली दीज टू आर देयर इन दिस लिस्ट। तो दिस वाज रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड कंजर्वेशन। और ये हमारा कहाँ पर है? रामसर रामसर है हमारा ईरान के अंदर। ईरान की सिटी में रामसर कन्वेंशन साइन हुई थी। अब हमारे इंडिया में 2014-15 तक 26 रामसर साइट्स थी, बट अभी बढ़ करके ये हो गई हैं टोटल 96 रामसर साइट्स। एंड द रिसेंट एडिशंस आर, द नंबर फर्स्ट इज, कौन सी है ये हमारी? सिलीसेर लेक है। ये लेक हमारी अलवर सिटी में है। एंड दिस वाज, ये मैन मेड लेक है। 1845 में महाराजा विनय सिंह, उन्होंने ये बनवाई थी फॉर द वाटर सप्लाई ऑफ द अलवर सिटी। और ये सरिस्का टाइगर रिजर्व में है। ठीक है। अब हम लोग सरिस्का टाइगर रिजर्व पढ़ रहे हैं राजस्थान का, तो हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि राजस्थान के अंदर कितने टाइगर रिजर्व है। तो राजस्थान के टाइगर रिजर्व का हम लोग मैप देखते हैं। ये हमारे राजस्थान के टाइगर रिजर्व का मैप है। देर आर 5 टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। द नंबर वन इज सरिस्का, जहाँ पे ये सिली शेर लेक है। दूसरा है हमारा रणथंभौर। तीसरा है हमारा मुकुंदरा हिल्स। फिर है हमारा रामगढ़ बिसधारी। और पांचवा है, अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, जो है हमारा करौली धौलपुर। दीज ऑल आर टाइगर रिजर्व। इसको याद करने की ट्रिक SRRMD से हम लोग कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सरिता एंड राजा मेट राम एट मुकुंदरा
धाम मतलब सरिता से सरिस्का हो गया, राजा से हमारा रणथंभौर हो गया, राम से हमारा रामगढ़ विस्तारी हो गया, मुकुंदरा मुकुंदरा है ही है, और धाम से धौलपुर करौली धौलपुर। सो दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर ऑल द 5 टाइगर रिजर्व्स ऑफ राजस्थान। सेकंड रामसर साइट है वो है हमारा कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय ये कहाँ है? ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ जो है उसके पास में है, छत्तीसगढ़ के अंदर है ये, और नियर महानदी रिवर। इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ and it is a reservoir located in upper catchment of river Mahanadi। ठीक है, अब हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इससे रिसेंटली। और ये हमारी जो साइट्स है, जो इनको एडिशन करने के बाद में टोटल अब 96 रामसर साइट हो चुकी है हमारे इंडिया में। रिसेंटली सिलीसेर लेक इन अलवर राजस्थान, कोपरा जलाशय नियर बिलासपुर छत्तीसगढ़ हैव बीन डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स। सिलीसियर लेक जो है राजस्थान में है, ह्यूमन मेड लेक है सर, इसका टाइगर रिजर्व के अंदर है। 1845 में महाराजा विनय सिंह ने बनाई थी अलवर सिटी में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने के लिए। इट इज इन सेमी एरिड जोन एंड द साइट सर्व एज एन इंपॉर्टेंट वाटर सोर्स फॉर डाइवर्स स्पीसीज ऑफ द रीजन। ठीक है, बहुत सारी बर्ड स्पीसीज को सपोर्ट करते हैं, वल्नरेबल रिवर टर्न एंड द एंडेंजर्ड टाइगर। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में है, रिवर महानदी पर है, अपर कैचमेंट में बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज को भी ये सपोर्ट करता है। अच्छा, इसके अंदर ये भी हम डाल लेते हैं, कोपरा जलाशय के अंदर कोपरा जलाशय सपोर्ट करता है किस चीज को? जो स्पीसीज है, वल्नरेबल ग्रेट स्पॉटेड ईगल, इसको छोड़ देते हैं, एंडेंजर्ड इजिप्टियन बल्चर, जो एंडेंजर्ड इजिप्टियन बल्चर है वो इसमें मिलता है हमको। तो हम लोग ये देख चुके हैं, तो इसके अलावा हम लोग है ना शंकर आईएएस की बुक से भी देखते हैं वेटलैंड के लिए रामसर कन्वेंशन को। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स इज एन इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द कंजर्वेशन एंड बाइज यूज ऑफ वेटलैंड एंड देयर रिसोर्सेज। ठीक है, ये अडॉप्ट हुई थी ईरान सिटी रामसर में इन 1971 एंड केम इनटू फोर्स इन 1975। 1975 में ये फोर्स में आई थी, मतलब जो रिक्वायर्ड कंट्रीज था उन्होंने साइन किया था। इट इज द ओनली ग्लोबल एनवायरनमेंट ट्रीटी दैट डील्स विद ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम। अब आगे क्या हुआ इसमें? 2021 में इसको 50 साल हो गए थे। 2 फरवरी 1971 को ये साइन हुई थी। इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे की तरह भी मनाते हैं हम लोग। रामसर जो है वो किसी जो यूनाइटेड नेशन की मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और भी हैं उनके साथ में ये एफिलिएटेड नहीं है, बट उनके साथ में मिलके काम करता है ये। और इसका मिशन क्या है? वो कंजर्वेशन बाय यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स, लोकल रीजनल नेशनल एक्शन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। द पार्टीज हैव कमिटेड देमसेल्फ टू, ये लोग डेजिग्नेट करेंगे वेटलैंड्स को। बाकी ये सब सेम चीज है। अब ये देखिए, ये आपका मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड है। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड अडॉप्टेड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज इन ब्रिस्बेन 1996। इसमें हम लोग ये डाल सकते हैं कि ये ब्रिस्बेन में 1996 में अडॉप्ट हुआ था। और Montreal Record is a register of wetland site on the list of wetland of international importance where changes in ecological characters have occurred, are occurring or are likely to occur as a result of technological development। जहाँ पे कुछ भी इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंज आ रहा है वो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में हम लोग ऐड कर देते हैं। और इंडिया के अंदर से कौन कौन से हैं? केवला देव था राजस्थान से, लोकटक लेक मणिपुर से था, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में साइन ऐड हुए थे। चिल्का लेक भी ऐड हुआ था, बट वो बाद में 2002 में रिमूव कर दिया गया था। और इसको ऐड क्यों किया था? क्योंकि सिल्टेशन सेडिमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो रही थी उसमें। और बाद में जो चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एफर्ट लिए थे उसके बाद में इसको रिमूव कर दिया गया था, और इसको रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड भी मिला था 2002 में। आईओपी क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है जो हमको याद रखना है। याद क्या रखना है कि आईओपी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स कौन कौन से हैं जो इसके साथ में एसोसिएट होकर के काम करते हैं। ये 5 है जो हमको नाम याद रखने हैं। ये हैं आपके वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, वेटलैंड इंटरनेशनल,
WWF इंटरनेशनल, ये तीनों के नाम एक जैसे, इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं: वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, वेटलैंड इंटरनेशनल, WWF इंटरनेशनल। WWF की फुल फॉर्म भी है हमारे पास, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। अब उसके बाद में IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एंड इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ये पांच को हम लोग को याद रखना है: वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, वेटलैंड इंटरनेशनल, WWF इंटरनेशनल, फिर इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। देयर आर टोटल 5 IOPs। IOPs मतलब आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स। ठीक है। अब देखिए, एक चंगवोन डिक्लेरेशन भी है ऑन ह्यूमन वेलबींग एंड वेटलैंड, नाम याद रखना है इसको। फिर चैंगवोन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन वेलबींग एंड वेटलैंड्स। इंडिया एंड वेटलैंड कन्वेंशन है। हम इसके साथ में कब एसोसिएट हुए? हम लोग ने 1981 में इसको साइन किया था, और तब से हम लोग ने कंजर्वेशन प्रोग्राम चालू किए वेटलैंड्स के लिए, मैनग्रोव के लिए, कोरल रीफ के लिए। ये प्रेजेंटली लिखा हुआ है, पुरानी है। 26 साइट्स थी उस समय पे, अभी हम लोग ने अभी अभी देखा 96 साइट्स हो चुकी है। एंड द रिसेंट वन आर सिलीसेर एंड द कोपरा खोपरा जलाशय। देयर इज क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंप्लीमेंटिंग यूनिट्स ऑफ रामसर विद दैट ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है। तो इतना ही था हमारा जो स्टैटिक पार्ट था इसका। नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारा ये है, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो कंपनी इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही थी, MEIL, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उनके HR डिपार्टमेंट के जो हेड थे, वो जब अपने घर जा रहे थे तो उन पे लोकल्स ने अटैक किया। लोकल्स ने अटैक क्यों किया? क्योंकि देर इज ए प्रेशर फ्रॉम द लोकल पॉलिटिशियंस एंड लोकल वर्कर्स टू गिव देम वर्क। वो लोग चाहते हैं कि हम लोगों को इसमें काम में लगाएं। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने कुछ लोगों को रिट्रेंच किया था, और उनको इनकी जरूरत नहीं थी इतने लोगों की ऑलरेडी। उन्होंने बोला है कि दे आर ऑलरेडी गिविंग जॉब्स 900 वर्कर्स उनके ऑलरेडी प्रोजेक्ट में। दे आर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ किश्तवाड़। तो इसके ऊपर ये प्रॉब्लम हुई थी। अभी रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है? रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है, ये अपना कौन सी रिवर पे है? सबसे पहले तो चिनाब पर है। चिनाब, और ये 850 मेगावाट का है। रन ऑफ द रिवर, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट मतलब अपनी जो रिवर है वो मतलब अपने नेचुरल फ्लो से जा रही है, और उस पे हमने एक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना दिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये इसी चीज का है, रेटल प्रोजेक्ट। और इस ये बन रहा है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए, पाकिस्तान हैज फ्रीक्वेंटली एलिज्ड दैट द प्रोजेक्ट वायलेट्स द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। जो हमारी न्यूज एक्चुअल में है वो इतनी ज्यादा रिलीवेंट नहीं है, बट इसके पीछे प्रोजेक्ट का नाम, किस नदी पे है ये, और वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक प्रोजेक्ट और है हमारा, वो उसका नाम है आपका किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। वो हमारा झेलम नदी पर है। झेलम, और ऑलरेडी कमीशन है, मतलब वो ऑलरेडी पावर जनरेट कर रहा है। जबकि जो रेटल प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट होने वाला है हमारा मई 2026 में, और दिस वाज और ये चालू हुआ था हमारा 2021 में। अब हमारी इंडस वाटर ट्रीटी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? 1960 के अंदर जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हुआ था 1947 में, तो वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर की थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक इंडस वाटर ट्रीटी 1960। इसके अंदर क्या हुआ था? जो वेस्ट की रिवर, जो हमारी रिवर्स हैं, 3 रिवर जो वो इंडिया के पास में थी, और 3 रिवर पाकिस्तान के पास में चली गई। कौन कौन सी है? इसको इससे याद रख सकते हैं, CGI, जो इंडिया का CGI इज विद पाकिस्तान। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आप याद रखो इसको। चिनाब, झेलम एंड इंडस, जैसे हमारी ये रिवर्स है वो किस तरीके से यूं यूं। तो जो तीन नीचे की है इसकी बेसिन की, सतलज, बीज एंड रावी, और चिनाब, झेलम और इंडस, ये पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के पास में है ये। और सतलज, बीज, रावी ये इंडिया को अलॉट हुई थी। तो हम लोग SBR जो ये नदियां हैं, इनके ऊपर तो कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा जो मेन, जो मैक्सिमम वाटर्स है जो इस बेसिन का, इंडस बेसिन का, वो इन तीन नदी में है, CJI में, चिनाब, झेलम, इंडस में। तो इनको हमको लिमिटेड राइट दिए थे, लिमिटेड राइट्स टू यूज वाटर, और वो भी नॉन कंजम्पटिव पर्पजेज के लिए, जिसके अंदर क्या है कि डोमेस्टिक यूज आप कर सकते हो, उसका इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हो, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हो। तो इसी क्लॉज का यूज करके इंडिया इनके ऊपर
पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। तो जो ये जो दो पावर प्रोजेक्ट है, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो चिनाब पर है, और किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो झेलम पर है, इन दोनों के ये दे आर द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और इस केस को लेकर के जैसे किशन गंगा को लेकर के पाकिस्तान काफी टाइम पे वर्ल्ड बैंक में जा चुका है, और इंडिया ने अभी पहलगाम अटैक के बाद में ये इंडस वाटर ट्रीटी वी हैव केप्ट इन अबियंस। तो अभी ये सस्पेंशन में पड़ी हुई है। और इसमें डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए तीन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एक बनाया हुआ था। सबसे पहले क्या था कि परमानेंट इंडस कमीशन बनाया हुआ था। इसके अंदर दोनों देश के रिप्रेजेंटेटिव बैठते थे और इसमें बातचीत होती थी। तो ये चल रहा था काफी सालों से, 1960 से। उसके बाद में अगर कोई डिस्प्यूट है तो न्यूट्रल एक्सपर्ट वर्ल्ड बैंक असाइन कर सकता था, और वो भी जब बात ना हो तो फोरम ऑफ आर्बिट्रेटर्स में जा सकते थे ये लोग। तो दिस वाज इंडस वाटर ट्रीटी। और इस पे जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये रेटल वाला प्रोजेक्ट चिनाब पर, इसके रिलेटेड न्यूज है। जो मोस्ट ऑफ द खेमर टेम्पल की आर्किटेक्चर होती थी वो ईस्ट फेसिंग रेक्टेंगुलर प्लान होता था उनका। ईस्ट के फेस करते वाले टेम्पल थे। बट जो ये प्रिय बिहार टेम्पल है, ये लीनियर नॉर्थ साउथ एक्सिस है इसमें, मतलब नॉर्थ साउथ में बनाया हुआ है ये टेम्पल। पेवमेंट से कनेक्टेड है, स्टेयर केसेस है, 5 गोपुराज हैं इसमें। इस चीज को हम लोग याद कर लेते हैं। और ये इश्यू हुआ है 1904 और 1907 की फ्रेंच की ट्रीटी की वजह से कुछ हुआ है। हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे बाद में, किसी दोबारा आर्टिकल आएगा एक। ये हमारा एक न्यूज है पायराइट, पायराइट के ऊपर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि जो ओल्डेस्ट नॉन एविडेंस है फायर मेकिंग के, जो हम लोग पत्थरों को टकरा करके आग जलाते थे, वो प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस इन इंग्लैंड। हम लोग सोचते थे कि 50,000 साल तक पुराने हैं, बट वो 4,15,000 साल पुराने भी हमको एविडेंस मिले हैं। इसमें क्या मिला है हमको, हीटेड क्ले मिली है, हीट सेटर्ड फ्लिंट हैंड एक्सेस मिली है, 2 पीसेस ऑफ आयरन पायराइट। पायराइट क्या था, जो हम लोग यूज करते थे आग जलाने के लिए, एक मिनरल दैट क्रिएट स्पार्क when struck against flint to ignite tinder. It is a brass yellow material with a bright metallic luster. इसको क्या बोलते हैं, फूल्स गोल्ड, मतलब ये दिखने में गोल्ड जैसा लगता है,
और हाउएवर पायराइट इज क्वाइट इजी टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम गोल्ड। इसको कैसे गोल्ड से अलग कैसे है कि ये लाइटर होता है और हार्डर होता है गोल्ड से, और इट कैन नॉट बी स्क्रैच्ड विथ ए फिंगर नेल और पॉकेट नाइफ। ठीक है। और ये पायराइट्स मिलता था काफी टाइम पे, प्री हिस्टोरिक बरियल माउंट्स में मिलता था। ये मेनली बना होता है, इसका केमिकल कंपोजिशन है आपका Fe2। इसका केमिकल कंपोजिशन आपका Fe2 मतलब Fe एंड सल्फाइड। It is a source of iron and sulfur and used for production of sulfuric acid. It is used to create iron sulfate and used to make nutritional supplement। अच्छा, आयरन सल्फेट बनता है इससे। आयरन सल्फेट विच कम्स फ्रॉम पायराइट इज यूज्ड टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये देखो पायराइट जिससे जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस थे वो जो आग जलाते थे उस चीज को यूज आज एनीमिया में, आयरन डिफिशियंसी में करते हैं हम लोग। और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में है, यूज करते हैं उसको एयर कंडीशनर में। Some types of pyrite contain enough microscopic gold to warrant mining them as a gold ore। अपार आईडी। अपार आईडी क्या है? ओडिशा हाईकोर्ट ने अभी एजुकेशनल अथॉरिटीज को डायरेक्ट किया है कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पर कि जो आप कंसेंट फॉर्म लेते हो क्या करने में, जनरेट करने में, अपार आईडी जनरेट करने में। अपार आईडी की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। academic account registry, automated permanent academic account registry IDs to include an explicit opt-out option about APAR ID। APAR stands for Automated Permanent Academic Account Registry। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया था। वन स्टूडेंट वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ में अलाइन करती है। परमानेंट एकेडमिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, ये हर स्टूडेंट है जो उसको स्कूल एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक सिर्फ सब इस आईडी में मिल जाएगा। इस आईडी से आपका लॉगिन होगा, सब कुछ इसी से होगा। अपार इज ए परमानेंट एकेडमिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम क्रिएटेड फॉर एवरी स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल टू हायर एजुकेशन। अपार जो है वो असाइन करता है कि यूनिक एंड परमानेंट 12 डिजिट की एक आईडी रहती है, जैसे हमारा आधार से हम लोग याद कर सकते हैं। आधार हमारा 12 डिजिट का होता है, उसी तरीके से अपार आईडी भी आपकी 12 डिजिट की रहेगी। तो उसमें उनको कंप्रिहेंसिव रिकॉर्ड मिल जाएगा आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स का, डिग्री वगैरह सब कुछ का। और इससे ये हम लोग स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हैं एकेडमिक क्रेडिट्स, डिग्री, अदर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। अपार आईडी यूनिक रहेगी और पूरी एजुकेशन जर्नी आपकी बचपन से लेकर के आप जब तक ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, तब तक सेम आपकी अपार आईडी रहेगी। ये इसको आधार से लिंक किया गया है और डिजी लॉकर से लिंक किया गया है इसको। लाइफ लॉन्ग एकेडमिक पासपोर्ट, it serves as consolidating all achievements and credentials of a student in one place। और क्या है? विद ए सिंगल डिजिटल आईडी स्टूडेंट्स कैन मूव बिटवीन स्कूल्स, अप्लाई फॉर कोर्सेज, सबमिट डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन एंड ट्रैक देयर क्रेडिट्स विदाउट रिलाइंग ऑन मल्टीपल पेपर सर्टिफिकेट्स। एडवांटेजेस ऑफ अपार आईडी। अपार आईडी के क्या फायदे हैं? क्रेडिट ट्रांसफर एंड मोबिलिटी हेल्प्स इन सीमलेस क्रेडिट ट्रांसफर बिटवीन इंस्टीट्यूशन अंडर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट फ्रेमवर्क। देखो, जो अगर आपकी अपार आईडी रहेगी, अपार आईडी में आप किसी इंस्टीट्यूट में थे पहले और उसमें आपको कुछ क्रेडिट्स मिले हैं, जैसे हम लोग कोर्स कंप्लीट करते हैं तो क्रेडिट मिलते हैं। तो वो क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है, वो फ्रेमवर्क के अंडर में जो हमको क्रेडिट मिलते हैं किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, वो इस अपार आईडी के थ्रू दूसरे इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। दूसरा, इंटीग्रेशन विद डिजी लॉकर से अगर लिंक हो जाएगी अपार आईडी, तो स्टूडेंट अपने एक्सेस कर सकते हैं एकेडमिक सर्टिफिकेट्स को, एकेडमिक डिटेल्स, सब कुछ को। लाइफ लॉन्ग लर्निंग रिकॉर्ड, इससे क्या है कि कोई भी स्टूडेंट का लाइफ लॉन्ग लर्निंग रिकॉर्ड बन जाएगा। मतलब आपने 8th क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में क्या क्या किया था, सब कुछ आपका रिकॉर्ड उसमें रहेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सब कुछ आपकी अपार आईडी से लिंक रहेगी। यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन, एवरी स्टूडेंट गेट्स अ यूनिक अपार आईडी विच रिमेन्स विद देम थ्रू आउट द एकेडमिक जर्नी। ये आपकी अपार आईडी के एडवांटेज है। अब कुछ क्वेश्चंस क्या है अपार आईडी के? व्हाट डज अपार स्टैंड फॉर? अपार का मतलब ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको इंट्रोड्यूस किया था। और परमानेंट एकेडमिक आइडेंटिफिकेशन फॉर स्टूडेंट्स, और डिजिट्स कितने हैं इसमें? 12, आधार के जितने। अब हमारा आता है एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग। हमको पता है कि काफी सारे हमारे इंडिया में जीआई टैग्स है। हम जीआई टैग का एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, उसमें सारा डिटेल की कब स्टार्ट हुआ था, सबसे पहला कौन सा था, किसके अंदर कितने साल का आपको प्रोटेक्शन मिलता है जीआई टैग में, और मेजर जीआई टैग कौन कौन से हैं वो एक हम लोग बना के रखेंगे।
अभी ये करंट न्यूज है वो है आपकी खादी। खादी जो है इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है पोंदुरु। तो पोंदुरु कहाँ पर है आपका? और ये जीआई टैग कौन देती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देती है। ये एक हैंड वोवन कॉटन फैब्रिक है, पोंदुरु खादी, और आंध्र प्रदेश से है ये। इट हैज बिन नॉमिनेटेड फॉर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में भी इसको लॉन्च किया है। श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी कहाँ? आंध्र प्रदेश में। प्री इंडिपेंडेंस के टाइम में महात्मा गांधी ने मेंशन किया था इसके वर्च्यूज के बारे में उनकी बुक यंग इंडिया में। तो 100 साल बाद आज उसको जीआई टैग मिल रहा है, पोंदुरु खादी को। और कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में, श्रीकाकुलम से। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ कॉटन, हिल कॉटन, पुनासा कॉटन एंड रेड कॉटन। कॉटन का सोर्स जो है वो श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट से ही है, और वहीं पे पोंदुरु के आसपास ही इसको उगाया जाता है कॉटन को। पूरी जो प्रोसेस है वो आपकी मैनुअल है, कुछ भी मशीन से रिलेटेड नहीं है। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द कॉटन विल बी विद द जॉब ऑन ऑफ बालूगा फिश इज यूनिक टू पोंदुरु खाती एंड इज नॉट प्रैक्टिस एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। मतलब आपकी जो कॉटन को क्लीन करने की एक इनकी एक यूनिक प्रोसेस है, जिसके अंदर ये लोग एक फिश को यूज करते हैं और उसकी हेल्प से इसके कॉटन को रिफाइन करते हैं, क्लीन करते हैं। और पोंडूर इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर स्पिनर्स स्टिल यूज सिंगल स्पिंडल चरखा। चरखे का यूज करते हैं, गांधी चरखे का। एंड द फाइनल टेक्सटाइल हैज ए वेरी हाई यार्न काउंट अराउंड 100 टू 120 काउंट। तो हमको याद रखना है सिर्फ पोंडुरु खादी, आपका श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश। गांधी जी ने अपना इसको यंग इंडिया के अंदर इसका मेंशन किया था, पोंडुरु खादी का। और इसके अंदर एक स्पेशल प्रोसेस यूज करते हैं कॉटन को क्लियर करने में, वो है आपकी एक फिश का जॉब ऑन का यूज करते हैं। और इसके अलावा जो भी हम लोग इसमें कॉटन यूज करते हैं वो इन एंड अराउंड पोंडुरु रीजन के आसपास ही मिलती है। सो दिस वाज द जीआई टैग गिवन टू पोंडुरु खादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट आर्टिकल है जेमिनिड मिटियोर। जेमिनिड मिटियोर सोअर are one of the most spectacular in the celestial calendar is set to peak this weekend। जेमिनिड मिटियोर क्या होते हैं? The Geminid meteor shower is named after the constellation from which the meteors appear to radiate। Gemini, it peaks during mid December में अभी हुआ है 13-14 दिसंबर को। One of the best and most reliable annual meteor showers। Unlike most meteor showers that originate from comets, the Geminid stream appears to originate from asteroid known as 3200 PHE-THON। देखो इसके अंदर ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बन सकता है कि 3200 PHAETHON ये टर्म देखी गई है रिसेंटली इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? सो दिस इज एन एस्टेरॉयड। मिटियोर क्या होते हैं? एस्टेरॉयड वगैरह से गिर जाते हैं जो एंटर करते हैं एटमॉस्फेयर में और बर्न करते हैं, और वो उसमें आपका टूटते तारे की तरह जलते हुए दिखते हैं। When these objects come around sun, they leave a dusty trail behind them. Every year, Earth passes through these debris trails, which allow the bits to collide with our atmosphere, where they disintegrate to create fiery and colorful streak in the sky। Meteor वो हो गए हमारे जो टूटते हुए तारे दिखते हैं, उनको meteor बोलते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में एंटर कर जाते हैं और वो फिर उसके बाद में हाई स्पीड से चलते हैं, बर्न हो जाते हैं, उसकी वजह से वो लाइट जलती हुई दिखती है उनमें। So, what is the origin of the Geminid meteor, sir? It is asteroid 3200 Phaethon। And how often does the Geminid meteor shower occur annually? ये कोई ज्यादा रिलीवेंट नहीं है, बस ये वर्ड याद रख सकते हैं फिल्म्स के लिए। So, this was all about the current affairs of Vajiram and Ravi for date 14th of December 2025।